नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। रोड शो की तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से लेकर चलते हैं अहमदाबाद, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है अपनी पूरी भव्यता के साथ। एक तरफ काफिले की लाइव तस्वीरें आपके सामने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भद्रकाली मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है, वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ये दोनों ही तस्वीरें चुनाव के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो जाती हैं। एक तरफ माता रानी की उपासना करके नरेंद्र मोदी एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं पूरे गुजरात की जनता को, खासतौर से उत्तर गुजरात और मध्य गुजरात की उस पब्लिक को जो 5 तारीख को वोटिंग करने के लिए पहुंचेगी। तो वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों में जहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ रहा है, वहां पर भारी तादाद में पब्लिक उमड़ी हुई है उनकी एक झलक पाने के लिए। अपने परिवार के साथ छोटे छोटे बच्चे भी अपनी मां के साथ वहां पर आए हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। शाम 5 बजे से ही आपको बता दें, कतारों में लोग वहां पर खड़े हो गए थे जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे थे। कल हमने देखा किस तरह से उन्होंने सबसे पहले नरोदा गांव से शुरुआत की, उसके बाद नरोदा पाटिया से होता हुआ अलग अलग हिस्सों में सरदार पटेल की प्रतिमा पर जाकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लेकिन आज भद्रकाली मंदिर से यह शुरुआत हुई है। पहले पूजा अर्चना की उन्होंने और उसके बाद ये रोड शो, जिसकी लाइव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने है। मिलन शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मिलन, 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री की पूजा अर्चना, माता रानी के कितने बड़े भक्त हैं प्रधानमंत्री, ये बताने की जरूरत नहीं है, और इस मंदिर से भी उनका खास नाता रहा है। मंदिर में पूजा अर्चना के साथ आज की शुरुआत हुई है रोड शो की, इसका क्या संदेश है? मिलन शर्मा के पास हम चलेंगे, उसके पहले ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये वही मंदिर जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, और रोड शो की तस्वीरें अहमदाबाद के अलग अलग हिस्सों से गुजरती हुई आपको बताते चले। अहमदाबाद जिले में कुल 21 सीटें आती हैं, जिसमें से घाटलोदिया जो मुख्यमंत्री की सीट है वो भी इसी अहमदाबाद जिले का ही हिस्सा है। हार्दिक पटेल जिस विरमगाम से हैं वो भी अहमदाबाद जिले की ही सीट है। नरोदा पाटिया वो भी अहमदाबाद में ही आती है। कल हमने 15 विधानसभा को कवर करते हुए प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान देखा था, और आज बाकी की विधानसभा को कवर करने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री की झलक के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है अहमदाबाद की सड़कों पर। वहीं पहले दौर की वोटिंग के बाद अब गुजरात में दूसरे दौर की लड़ाई है। दावों और वादों की जंग के बीच हर पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। दूसरे दौर के मतदान से पहले जमकर प्रचार कर रही हैं, और इस प्रचार युद्ध के बीच बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाने का जिम्मा पीएम मोदी ने संभाल रखा है, जो गुजरात में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। प्रदेश में इस बार सबसे बड़ी जीत का दम भर रहे हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं रोड शो। पहले चरण के चुनाव के बाद अब गुजरात में दूसरे चरण के लिए पार्टियां दम लगा रही हैं। रैलियां, रोड शो और घर घर प्रचार के जरिए जनता के बीच जा रही हैं। बीजेपी की ओर से तमाम दिग्गज प्रचार में दम लगाए हुए हैं। पर पार्टी नेता सबसे ज्यादा पीएम मोदी के चेहरे पर भरोसा जता रहे हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी ने गुजरात में आज भी जबरदस्त प्रचार किया। गुजरात में नए रिकॉर्ड के साथ जीत का भरोसा जताया। प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का विश्वास जताया। चूंटणी में गई काले जे मतदान थयुं छे, कच्छ, काठियावाड़ अने दक्षिण गुजरात, एमा कांग्रेसे नक्की कर दीधुं छे कि भारतीय जनता पार्टी जीती जशे। आनुं कारण शुं? कांग्रेसे आवुं केम कह्युं? कांग्रेसे कही दीधुं छे, कांग्रेस ज्यारे ईवीएम ने कोसवानुं चालू करे एम કે ईवीएम में गड़बड़ है, ईवीएम ने रही जाए तार आम करजो, ईवीएम એટલે તમારે સમજી જવાનું
કે કોંગ્રેસે ઉચાળા ભરી લીધા છે। पीएम मोदी की जनसभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, जो गुजरात चुनाव में बीजेपी का उत्साह बढ़ा रही है। गुजरात में बड़ी जीत के लिए पार्टी का हर नेता का जोर है। दावा यही है कि गुजरात में पीएम मोदी के नाम का शोर है। एक ज बात, एक ज स्वर, बधेથી एक ज बात સંભળાય છે। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। उधर कांग्रेस इस बार प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का भरोसा जता रही है। चुनावी रैलियों में पीएम मोदी पर सीधा वार कर रही है। कितनी सीटें कांग्रेस लेगी गुजरात में? गुजरात में बहुमत आएगा हमारी सरकार को। गुजरात में चुनावी जंग में बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी ने दमखम लगा रखा है। पार्टी गुजरात में जोरदार प्रचार कर रही है। इस बार पीएम मोदी के गृह राज्य में बदलाव की बात की जा रही है। कांग्रेस का वोटर ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। जैसे एक ऐड आता है ना, ढूंढते रह जाओगे, वैसे ढूंढने से भी कांग्रेस का वोटर कहीं नहीं मिल रहा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव मांग रहा है। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार शनिवार शाम थम जाएगा। 24 घंटे से भी कम समय है। अब पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कोशिश यही है कि आखिरी दाव में भी जनता को साथ लाया जाए। गुजरात में वोटरों को लुभाकर सरकार बनाई जाए। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। देखा आपने, गुजरात में आखिरी दौर के चुनाव का शोर है, तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार का शोर आज थम गया। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने दिल्ली की जनता से कई वायदे किए, जिसके दम पर तीनों ही पार्टियों के नेता अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। प्रचार के आखिरी दिन भी तीनों दलों ने जोर लगा दिया। दिल्ली के कायाकल्प का अपना वादा भी दोहराया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के सामने सभी पार्टियों के वादे हैं, गारंटी है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। प्रचार के आखिरी दिन तक दलों ने अपना जोर लगाया, विरोधियों के वादों पर सवाल उठाए और आखिरी दिन तक दिल्ली की जनता को तमाम वादों का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे और मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। दिल्ली में एमसीडी की जंग के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का दौर चला। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जबरदस्त शोर चला और प्रचार के आखिरी दिन सत्येंद्र जैन पर जांच रिपोर्ट सामने आई तो बीजेपी ने इस बहाने आप पर वार किया। भ्रष्टाचार की सांठगांठ का आरोप लगाकर तीखा प्रहार किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें वो कई सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। आज जो तिहाड़ के
भीतर जो चल रहा था उसकी इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उससे एक बात की पुष्टि हो जाती है कि तिहाड़ के अंदर इनसाइड तिहाड़ देयर वाज आप एंड सत्येंद्र जैन का दरबार और वो आम आदमी पार्टी का बन चुका है शिष्टाचार कि ऐसे ही करो संरक्षण और भ्रष्टाचार। वो शहंशाह बने हुए जेल के अंदर, वो वहां जाकर टीवी देख रहे, एसी चला रहे, वहां मीटिंग हो रही को एक्यूज के साथ, विटनेसेस के साथ। तो ये साफ दर्शा रहा उनकी कोई मोरल ग्राउंड बचा नहीं है और नैतिकता का पतन हो गया। बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। वो इस्तीफा देना चाहिए लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। ये पहला उदाहरण होगा भारत के इतिहास में जब कोई मंत्री पद में रहते हुए जेल में गया हो और इस्तीफा नहीं दिया। 6 महीने हो गए जेल में बंद है लेकिन इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग देख रहे हैं, दिल्ली की जनता। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को विजयी बनाएगी। देखिए, महिलाओं को अगर सड़कों पर उतरना पड़ता है पानी लेने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से पानी तो नहीं लेकिन शराब की दुकान खोलने का काम इन्होंने जरूर किया है, उसके लिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ा। तो महिला शक्ति करारा जवाब देगी, वोट की चोट देगी कि शराब के ठेके और शराब के व्यापारियों को लाभ क्यों दिया गया और पानी की कमी और बाकी सुविधाओं की कमी दिल्ली सरकार की ओर से क्यों रही। हम पहले से ज्यादा सीटें जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी निगम में अपनी बहुमत बनाएगी। वहीं केजरीवाल एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी से सीधा सवाल कर रहे हैं। काम के सवाल पर बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं। अगर बदला नहीं जाए, बदलाव नहीं आए तो ये अहंकार हो जाता है कि जनता जाएगी कहाँ, कोई वोट देगी। इसी वजह से एक बार इस बार बदलाव ले आना चाहिए। दूसरा, मैं देख रहा था कि इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिल्ली की सरकार और एमसीडी की सरकार एक ही पार्टी की रही हो, हमेशा ऑपोजिट पार्टी की थी। एक बार इस बार एक ही पार्टी की करके देखते हैं। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी चौथे टर्म के लिए दावेदारी कर रही है। वहीं आप 7 दिसंबर के नतीजों में बदलाव का भरोसा जता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली से निकलकर लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की ओर। रामपुर उपचुनाव प्रचार में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ अलग ही तेवर में दिखे। अखिलेश ने यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को खुला ऑफर दे दिया। सभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि वो 100 विधायक ले आए, हम उनका समर्थन करेंगे और सीएम बन जाए। इस पर बीजेपी की ओर से भी जवाब दिया गया। अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं। सत्ता के लिए, पद के लिए नहीं, पदलोलुप नहीं, हम भारत माँ की सेवा, समाज की सेवा करने वाले लोग हैं। ऐसे दौर में जब यूपी में मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा है, पक्ष और विपक्ष दोनों उपचुनाव में जीत के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। जीत के लिए चुनाव प्रचार में अपना दम दिखा रहे हैं। तो ऐसे माहौल में अखिलेश यादव ने रामपुर के मंच से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को बड़ा ऑफर दिया। 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बनने का खुला न्योता दे दिया। नहीं रहेगी सरकार, और ये बात मैं यूं ही नहीं कहता हूं। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूं कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूं मैं। लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। भरे मंच से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अलग तेवर दिखाए तो फौरन ही बीजेपी की ओर से जवाब आया। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को आड़े हाथों लिया। ऐसे बयान पर करारा जवाब दिया। 3 उपचुनाव हारने के बाद मैनपुरी, रामपुर और खतौली में उनकी फिर गठबंधन को कहीं कोई पूछने वाला नहीं है। हार के संभावना से बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन समाजवादी पार्टी का युग खत्म हो गया और समाजवादी पार्टी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद अब उसका कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग पूरी तरह से डिरेल्ड हो चुके हैं। अखिलेश जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ बेहतर ढंग से काम कर रही है। देश दुनिया में चर्चा है। लॉ एंड ऑर्डर को आदरणीय योगी जी ने मजबूत किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाएं जन जन तक पहुंची हैं। लोगों में उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। यूपी में उपचुनाव वाली सियासी जंग के बीच अखिलेश यादव के बयान ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। अखिलेश यादव के बयान को उनकी पार्टी के नेता आगे बढ़ा रहे हैं। इस बहाने बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उसमें क्या कहना है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है वही अंतिम फैसला है पार्टी का, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आईना दिखाया है। जो लोग डिप्टी सीएम बनके लोगों पे अत्याचार करते घूम रहे हैं, इनकी अपने विभागों में नहीं चल पा रही है। ये अपनी विधानसभाएं नहीं जीत रहे हैं। अपने विभागों की ट्रांसफर पोस्टिंग इनको बिना बताए हो रही है। दूसरे डिप्टी सीएम को बजट नहीं मिल पा रहा है। तो ये अपनी स्थिति देखें। लगातार ये जो इधर उधर घूम के ट्वीट वगैरह आप देख रहे होंगे, बहुत लंबी लंबी बातें चल रही हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जवाब दे दिया है। 5 दिसंबर को मैनपुरी लोकसभा और रामपुर सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव के लिए ये सीटें साख की लड़ाई है। दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी के लिए नाक की लड़ाई है। बीजेपी भी दोनों ही सीटों पर जीत का दम भर रही है। विधानसभा चुनाव की तरह ही समाजवादी पार्टी की हार की बात कह रही है। अब किसका दावा कितना दमदार है, ये नतीजों में साफ होगा। मैनपुरी से समर श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। उधर बिहार के मुजफ्फरपुर की कुढ़नी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार के दौरान नीतीश कुमार की सभा में हंगामा हो गया। नीतीश कुमार की जनसभा में सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद अभ्यर्थियों और नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच मारपीट हो गई। इस हंगामे का वीडियो सामने आया, जिसमें कुर्सियों से आप देख पा रहे हैं एक दूसरे पर ये कुर्सियां कैसे फेंकी जा रही हैं। मुख्यमंत्री की सभा में चली कुर्सियां यकीनन जिस तरह की परेशानी का सामना इस वक्त ये अभ्यर्थी कर रहे हैं, उसी को लेकर अपनी मांगों के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। लेकिन हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों ही तरफ से कुर्सियां चल पड़ी। सीएम का प्रचार लेकिन विरोध से हाहाकार। इन सब के बीच अभी सीटीईटी और बीटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों को कोई आश्वासन मिला नहीं है। मुजफ्फरपुर बिहार की ये तस्वीरें, जहां पर जमकर बवाल हुआ।